हेलो एवरीवन, दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है और मैं हूं आतिफा काजी। तो आज मैं बात करूंगी क्या कहते हैं जमानत से जुड़े नियम। आज का यह आर्टिकल द हिंदू में प्रकाशित लेख द ज्यूरिस्प्रूडेंस ऑफ बेल के सारांश पर आधारित है। इस आर्टिकल में टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं और यह आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के शासन व्यवस्था खंड से जुड़ा है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। स्वतंत्रता के बाद से ही भारत में जमानत के न्यायशास्त्र का आधार संविधान का अनुच्छेद 21 रहा है। यह अनुच्छेद न केवल जीवन की रक्षा की गारंटी देता है बल्कि स्वतंत्रता को लेकर यह आदेश भी देता है कि स्वतंत्रता से केवल कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से ही वंचित किया जा सकता है। साथ ही ये भी कि ये प्रक्रिया न्यायपूर्ण, निष्पक्ष और उचित होनी चाहिए। दूसरी ओर गिरफ्तारी और कैद से जुड़े प्रक्रियात्मक कानून ये सुनिश्चित करते हैं कि तय नियमों के माध्यम से ही जमानत देने या न देने के निर्णय लिए जाएं। इस तरह जमानत से जुड़ी व्यवस्थाओं में विरोधाभास मौजूद है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट इस संबंध में कई बार स्पष्टीकरण जारी कर चुका है। उसने इस बात को बार बार दोहराया है कि जमानत नियम है और जेल अपवाद। जहां तक संभव हो अदालत को जमानत देने पर विचार करना चाहिए। इधर आए दिन जमानत को लेकर कुछ न कुछ खबर आती रही है, इसलिए इस बात पर बहस तेज हो गई है कि जमानत से जुड़े प्रावधान आखिर हैं क्या। चूंकि जमानत जैसे विषय सिविल सेवा परीक्षा के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण है, इसीलिए इस ऑडियो आर्टिकल के जरिए हम जमानत से जुड़े सभी पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उन पर बात करने से पहले जमानत को ठीक से समझ लेते हैं। तो जमानत का शाब्दिक अर्थ है एक कैदी की रिहाई के लिए उसकी उपस्थिति की गारंटी। ये शब्द फ्रांसीसी शब्द बेलर से आया है, जिसका अंग्रेजी में अर्थ होता है उपहार। जमानत का मतलब किसी व्यक्ति को हिरासत से रिहा करना है, चाहे वो व्यक्तिगत बॉन्ड पर हो या जमानतदार के साथ। सीआरपीसी यानी दंड प्रक्रिया संहिता में इस शब्द का इस्तेमाल जरूर किया गया है, लेकिन इसे स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। इसकी धारा 2A में एक जमानती अपराध को परिभाषित किया गया है। इसमें कहा गया है कि पहली अनुसूची में उल्लेखित सभी अपराध जमानती अपराध के रूप में माने जाएंगे, या जिसे पहली अनुसूची में जमानती बनाया गया है या फिर जिसे वर्तमान में लागू किसी अन्य कानून द्वारा जमानती बनाया गया है, उसे भी जमानती अपराध माना जाएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार जमानत मानवीय मूल्यों की 2 प्रमुख अवधारणाओं के बीच एक तंत्र है, अर्थात एक अभियुक्त व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता और सार्वजनिक हित का आनंद लेने का अधिकार तथा परीक्षण के लिए उसे अदालत में पेश करने के वादे के बीच का माध्यम है। सुप्रीम कोर्ट ने मोतीराम बनाम मध्य प्रदेश राज्य मामले में स्पष्ट किया कि जमानत शब्द में पर्सनल बॉन्ड और श्योरिटी रिलीज दोनों शामिल हैं। हालांकि साथ ही जमानत के इस व्यापक परिभाषा के अधीन ये भी रेखांकित किया जाना चाहिए कि जमानत केवल खुद या किसी तीसरे पक्ष द्वारा मौद्रिक आश्वासन के आधार पर रिहाई से संबंधित है। सीआरपीसी यानी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के तहत अगर किसी ऐसे व्यक्ति जो पहले से किसी मामले में आरोपी रहा हो को एक गैर जमानती अपराध के लिए गिरफ्तार किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में उसे जमानत पर रिहा करने का आदेश सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय ही दे सकता है। हालांकि यहाँ सीआरपीसी की धारा 167 के तहत ये भी प्रावधान है कि अगर जांच 90 दिनों या 60 दिनों के भीतर पूरी नहीं होती है तो अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए चाहे मामला जो भी हो, आरोपी को रिहा किया जा सकता है। जमानत की सुनवाई एक अदालती कार्यवाही है जिसे निष्पक्ष और न्यायिक रूप से और साथ ही विधायी और संवैधानिक आवश्यकताओं के अनुपालन में किया जाना चाहिए। जमानत अपने मूल संदर्भ में एक अभियुक्त के स्वतंत्रता के अधिकार और समाज के हितों के बीच का एक नाजुक संतुलन है। भारत में जमानत अब एक बहस का विषय है। इसे लेकर कई रिपोर्ट्स प्रकाशित की गई हैं जो भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली की स्थिति पर प्रकाश डालती हैं। अब ऐसे में सवाल है कि जमानत की मूल धारणा क्या है। निर्दोषता का अनुमान भारत के आपराधिक न्याय शास्त्र में एक आधारभूत अवधारणा है। यही मुख्य कारण है कि एक आरोपी को आमतौर पर दंड संहिता के अधीन कुछ अपराधों के साथ साथ गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम, नारकोटिक और साइकोट्रोपिक पदार्थ अधिनियम और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जैसे विशेष कानूनों, जो सभी जमानत देने के लिए अत्यंत कठोर शर्तें लगाते हैं, के तहत घोषित अपराधों को छोड़कर जांच और परीक्षण के लिए जमानत पर रिहा किया जाता है। जमानत किसी व्यक्ति की जांच और परीक्षण के दौरान कारावास या हिरासत से सशर्त रिहाई को बताता है।
इसकी मांग तब भी की जा सकती है जब अंतहीन नजरबंदी को रोकने के लिए अपील की गई हो और वह अपील अभी तक लंबित हो। मगर इस जमानत की व्यवस्था में एक खामी है, इसके किसी भी चरण में बेगुनाही की धारणा का लाभ मौजूद नहीं है, जो कि भारत के आपराधिक न्यायशास्त्र की एक आधारभूत अवधारणा है। न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर के शब्दों में कहें तो जमानत या जेल का विषय चाहे ट्रायल से पहले या दोष सिद्धि के बाद के चरण में ये काफी हद तक न्यायिक विवेक पर निर्भर है, जो सभी इस बात पर जोर देते हैं कि जमानत का न्यायशास्त्र सामाजिक रूप से संवेदनशील न्यायिक प्रक्रिया का अभिन्न अंग है और ये स्वतंत्रता, न्याय, सार्वजनिक सुरक्षा और सार्वजनिक खजाने पर बोझ में से किसी एक तथ्य पर टिका होता है। वे या तो न्यायिक प्रक्रियाओं की व्यवस्था से परिचित नहीं है या फिर वो न्यायिक आदर्शवाद के मोह में फंसे हुए हैं। हालांकि ये सारी बातें एक विकसित न्यायिक प्रक्रिया में जरूर देखी जा सकती हैं। गुदिकांति नरसिम्हलु बनाम लोक अभियोजक मामला 1977 में इस बात पर जोर दिया गया कि किसी आरोपी या दोषी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता मौलिक है, उसे केवल कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही अवैध करार किया जा सकता है। अब अगला सवाल है कि जमानत क्यों जरूरी है। एक सामान्य किंतु गलत धारणा जो सार्वजनिक आशंका को भड़काती है वो ये है कि गिरफ्तारी का एक आवश्यक परिणाम जेल है या होना चाहिए। गिरफ्तारी के बाद एक आरोपी को जेल में नहीं रखना सार्वजनिक न्याय को खतरे में डालता है। दरअसल कई बार ऐसा देखा गया है कि एक अभियुक्त को लंबित मुकदमे की वजह से लंबे समय तक हिरासत में रहना पड़ता है, जबकि हिरासत में रहना अपने आप में एक सजा का स्वरूप है। इस आधार पर लंबित मुकदमे की वजह से हिरासत भी एक तरह से सजा है। चूंकि जब आरोपी को दोषी करार दिया जाता है तब ट्रायल के द्वारा हिरासत में बिताई गई अवधि को कुल सजा का एक भाग माना जाता है और उतनी अवधि को कारावास की कुल अवधि से घटा दिया जाता है। मगर जब आरोपी बेगुनाह साबित हो जाता है और उसे बरी कर दिया जाता है तो ऐसे में आरोपी द्वारा हिरासत में बिताए गए समय का क्या? इससे बरी होने का निष्कर्ष व्यावहारिक रूप से बेकार हो जाता है, क्योंकि तब तक आरोपी बहुत अधिक सजा भुगत चुका होता है। अब तक हमारी कानून और न्यायिक व्यवस्था में इस बात पर जोर दिया जाता रहा है कि जब तक अपराध सिद्ध नहीं हो जाता तब तक आरोपी निर्दोष है। ऐसे में जब तक किसी आरोपी को जमानत ही नहीं दी जाएगी जो कि अपराध सिद्ध होने तक कानून की नजर में निर्दोष है, वो अपने बचाव के लिए कानूनी रूप से अनुमत आवश्यक कदम कैसे उठा सकता है। शायद इन्हीं सब कारणों से सुप्रीम कोर्ट ने बार बार दोहराया है कि जमानत नियम है और जेल अपवाद। ऊपर से जेलों पर बढ़ता भार, प्रशासनिक जवाबदेहिता, भारतीय जेलों में मौजूद नकारात्मक माहौल और आरोपी को लेकर सामाजिक अलगाव, ऐसे कई कारण हैं जिनके चलते जमानत को लेकर न्यायिक व्यवस्था में लचीलापन होना चाहिए। अब ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि नियमानुसार जमानत देने की व्यवस्था क्या है। तो सीआरपीसी की धारा 436 जो जमानती अपराध को संदर्भित करती है और धारा 437 जो गैर जमानती अपराध के बारे में कहती है, दोनों को एक साथ मिलाकर पढ़ने पर यह स्पष्ट होता है कि विधायिका की समझदारी नियम के रूप में जमानत और अपवाद के रूप में जेल को स्थापित करना है। इस तरह की समझ कानूनी परंपरा को दर्शाती है। इसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 1932 के सम्राट बनाम एच.एल. हचिनसन मामले के उस फैसले में देखा जा सकता है जिसमें ट्रेड यूनियनों पर साम्राज्य के खिलाफ साजिश करने का आरोप लगाया गया था। अदालत ने पहले बताए गए सिद्धांत के आधार पर उनके आरोपियों को जमानत दी थी। 1980 गुरबख्श सिंह सिब्बिया मामले में संविधान पीठ के फैसले सहित कई फैसलों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस सिद्धांत की लगातार पुष्टि की गई है। जबकि सीआरपीसी जमानती अपराध को एक ऐसे अपराध के रूप में परिभाषित करती है जिसे सीआरपीसी की पहली अनुसूची में जमानती के रूप में दिखाया गया है या जिसे फिलहाल लागू किसी अन्य कानून द्वारा जमानती बनाया गया है। वहीं गैर जमानती अपराध का अर्थ कोई अन्य अपराध से है। जहां जमानती अपराधों में जमानत अधिकार का मामला है, वहीं गैर जमानती अपराधों में जमानत देना मामले के तथ्यात्मक पहलुओं पर ध्यान देने के बाद न्यायाधीश के विवेक पर टिका होता है। नागेंद्र बनाम राजा सम्राट मामले में 1923 में कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा कहा गया था कि जमानत स्वीकार करने के लिए न्यायालय की विवेकाधीन शक्ति मनमानी नहीं है, बल्कि ये न्यायिक है और ये स्थापित सिद्धांतों द्वारा शासित है। अब फिर एक सवाल ये भी उभरता है कि न्यायिक विवेक क्या है और इसकी जरूरत क्यों है। तो जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित किया गया है कि प्रत्येक विशेष मामले में जमानत देना या देने से इनकार करना काफी हद तक तथ्यों और परिस्थितियों द्वारा नियंत्रित होता है, लेकिन साथ ही केवल इस आधार पर जमानत देने से इनकार नहीं किया जाना चाहिए कि समुदाय की भावनाएं आरोपी के खिलाफ हैं।
2011 के संजय चंद्र बनाम सीबीआई मामले के दरमियान अदालत ने कहा कि एक आपराधिक मामले में जमानत का प्राथमिक उद्देश्य अभियुक्त को कारावास से मुक्त करना, राज्य को उसे रखने के बोझ से बचाना और ट्रायल का लंबित होना आदि होता है। ठीक इसी तरह चाहे दोष सिद्धि से पहले हो या बाद में, जमानत देने से इनकार करने का मतलब अभियुक्त को रचनात्मक रूप से न्यायालय की हिरासत में रखना है, क्योंकि अदालत को यह आश्वस्त करना होता है कि वह न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अधीन रहेगा और जब भी उसकी उपस्थिति की आवश्यकता होगी वो उपस्थित रहेगा। तार्किक विवेक का प्रयोग एक सुदृढ़ न्यायिक व्यवस्था के लिए जरूरी है। 2022 में सुश्री वाई बनाम राजस्थान राज्य और अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संक्षिप्त आदेशों के माध्यम से जमानत देने या अस्वीकार करने की हालिया प्रवृत्ति का उपहास करते हुए कहा कि तर्क न्यायिक प्रणाली का जीवन रक्त है, इसलिए हर आदेश का तर्क होना चाहिए। ये हमारी प्रणाली के मूलभूत सिद्धांतों में से एक है और एक गैर तर्क संगत यानी गुप्त आदेश मनमानी का शिकार होता है। जमानत से इनकार करने के पीछे एक तर्क ट्रिपल टेस्ट का भी दिया जाता रहा है। नियमित तौर पर जमानत देने पर आमतौर पर इस बात का डर होता है कि ये ट्रिपल टेस्ट को प्रभावित करेगा। दरअसल ट्रिपल टेस्ट इस बात को संदर्भित करता है कि क्या आरोपी के भागने का जोखिम है, क्या सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जाएगी और क्या गवाहों को प्रभावित करने की संभावना है। उपर्युक्त तीनों के अलावा पी चिदम्बरम केस में सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों वाली पीठ द्वारा कहा गया था कि अपराध की गंभीरता भी एक अतिरिक्त विचार हो सकता है। कथित अपराध के लिए सजा की मात्रा और गहनता क्या है, इसे आधार बनाते हुए जमानत पर विचार किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय की कई घोषणाओं के बावजूद इस बात को देखकर आश्चर्य होता है कि अक्सर ही जमानत से जुड़े ऐसे कई अदालती निर्णय सामने आते हैं जिनमें बुनियादी सिद्धांतों की अवहेलना प्रतीत होती है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि अगर निर्धारित मूल्यों और सिद्धांतों का ठीक से पालन नहीं किया जाता है तो अनुच्छेद 21 मात्र एक संवैधानिक उपबंध बनकर रह जाएगा। चलिए अब वक्त हो चला है आज के अभ्यास प्रश्न का। तो प्रश्न है, जमानत से जुड़ा न्यायिक विवेक का सिद्धांत किस प्रकार अनुच्छेद 21 पर चोट करता है? औचित्यपूर्ण उत्तर दीजिए।